मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने पति से पागलों की तरह प्यार करती थी। मैं उनके बिना रह नहीं पाती थी, इसलिए मैं अपने मायके में भी कम ही जाती थी। मेरे सास ससुर मेरे जेठ जिठानी के साथ दूसरे शहर में रहते थे और मैं और मेरे पति अलग अकेले रहते थे। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वह मेरी सहेली बन गई। उस लड़की का कोई नहीं था, मैं पूरे दिन अकेली रहती थी। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते थे तो मैं उस लड़की को अपने घर बुला लिया करती थी। वह लड़की सुबह से रात तक मेरे पास ही रहती थी, लेकिन उस लड़की ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं बर्बाद हो गई। गायत्री मेरे बचपन की सहेली है। उसकी शादी कानपुर में हुई थी और मुझे पति के दोस्त की बेटी की शादी के लिए कानपुर ही जाना था। मैं तो खुशी में पागल हो रही थी। सारी तैयारियां एक और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। दूसरा जुनून पहले पर भारी था। खैर, मैंने अपनी सहेली राशि से उसका पता और फोन नंबर लिया और सफर के लिए निकल पड़ी। सफर के पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्तों की शरारतें याद आती रही। गायत्री की छवि एक जिंदा दिल हंसमुख लड़की की थी। हर समय हंसना हंसाना, सबको खुश रखना, बस उसका यही काम था। गायत्री का बस एक छोटा भाई है, अब तो उसकी शादी भी हो गई है। गायत्री को सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक था। जब भी कॉलेज में बात होती कि फ्यूचर में किसको क्या बनना है, तो गायत्री कहती बस मुझे तो शादी करनी है, मुझे शादी करने का बहुत शौक है। और सब उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। और ये बात सच भी थी। वह मुझसे हमेशा कहती थी कि मैंने अपनी मम्मी और पापा दोनों को जॉब करते देखा है। हमने अपना बचपन अकेले में गुजारा है। हम रोते रहते थे और मम्मी हमें छोड़कर जॉब पर चली जाती थी। तो मैं इसलिए जॉब नहीं करना चाहती। मैं अपने बच्चों को अपने समय देना चाहती हूँ। मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती अपने बच्चों को। उसका तर्क भी सही था। एक औरत जब जॉब के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे अपने बच्चों को अपने से दूर करना पड़ता है, तब जाकर जॉब कर पाती है। वह अपने बच्चों को बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाती है। बाहर काम की जिम्मेदारी निभाते निभाते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। गायत्री की मम्मी भी उसके ये विचार जानती थी। गायत्री के मम्मी पापा दोनों ने जॉब करके और जॉब का पैसा प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाकर अपना अच्छा हिसाब किताब बना लिया था। पहले तो गायत्री की मम्मी ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वे अच्छी तरह पढ़ ले और फिर वह भी आत्मनिर्भर बन जाए, परंतु गायत्री टस से मस ना हुई। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कतई न था। जब उन्होंने देखा कि गायत्री ज्यादा पढ़ेगी नहीं, तो उन्होंने उसके लिए अच्छे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही उन्हें गायत्री के लिए एक अच्छे घराने का रिश्ता मिल गया। वे लोग बहुत अमीर थे और उस बेहद अमीर घराने में उसकी शादी तय हो गई। फाइनल ईयर एग्जाम के बाद गायत्री की शादी कर दी गई। शादी के समय गायत्री बहुत ज्यादा खुश थी। खुशी खुशी उसने अपनी शादी की सारी शॉपिंग की। अपने ब्राइडल लहंगे के लिए उसने पूरी मार्केट छान मारी, तब भी उसे कोई लहंगा पसंद नहीं आया था। फिर दिल्ली जाकर चांदनी चौक से वह लहंगा लेकर आई, तब उसे शांति मिली। जब तक उसकी पसंद का उसे लहंगा नहीं मिला, तब तक उसने सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ था। अरे, ये 4.5 फुट के साथ कैसे जयमाला डालोगी गायत्री? राशि ने पूछा। जैसे टिक से फोटो शूट कराया ना, वैसे ही स्टूल पर खड़ी होकर माला डाल दूंगी। ओए होए, सारी सेटिंग सोच रखी है तूने तो, मैंने कहा। 21 की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता है वह उससे लबरेज थी। दरअसल कुछ महीनों पहले ही मुझे गायत्री के बारे में ये पता लगा था कि उसके पति नीलेश रंजन उत्तर प्रदेश के जाने माने बिल्डर बन चुके हैं। सभी सहेलियां उसके यहाँ मेहमान नवाजी की मजे उठा चुकी थी। मैं ही अब तक उसके यहाँ नहीं जा पाई थी, क्योंकि कभी कानपुर जाना हुआ ही नहीं। अब शादी के बहाने मुझे गायत्री के यहाँ जाने का मौका मिल गया। अब मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने की मेरी बारी थी। रात को शादी अटेंड कर अगली दोपहर मैं गायत्री के यहाँ पहुंच गई। पर जैसे ही मेरी नजर गायत्री के चेहरे पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। सारी सहेलियों के कहे अनुसार गायत्री बहुत मजे में थी, परंतु यहाँ तो मुझे कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा था। उसका सूजा हुआ चेहरा और लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। गायत्री ने एक झूठी हंसी अपने होठों पर सजाकर मेरा स्वागत किया, पर ये वो गायत्री नहीं थी जिसे मैं जानती थी। हरदम फिट स्मार्ट रहने वाली गायत्री आज एक मुरझाए फूल की तरह लग रही थी। साज श्रृंगार की दीवानी मेरी सहेली बिना साज श्रृंगार के, बिना हाथों में चूड़ी पहने ऐसे बैठी थी
जैसे उसने साज श्रृंगार से संन्यास ले लिया हो। ऐसे कैसे कुंभला गई हो? इतनी तो उम्र नहीं हो गई है कि श्रृंगार से संन्यास ले रखा है। उसे देखकर हैरान होते हुए कहा, दोस्ती से विश्वास उठ गया सखी। तुझे पता है ना, शादी के सीजन में मैं कितना खुश रहा करती थी, पर इसी मौसम में अकेली हो गई। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, बात क्या हुई, ये तो बता। उसने अपने आप को संभाला और मुझे बताना शुरू किया। जब हम लोग शादी के बाद यहाँ रहने के लिए आए तो पहले सब कुछ अच्छा चलता रहा। नीलेश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम साथ में घूमने जाते थे, डिनर करने जाते थे और मूवीज भी देखने चले जाते थे। हर वीकेंड पर हम कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना ही लेते थे। उसके बाद पड़ोसन जूली मेरी दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर में बसेरा होता चला गया। नीलेश घर में रहते नहीं थे तो मुझे कोई चिंता भी नहीं थी। मैं उसे सुबह से बुला लेती, खाना रहना सब यही होता था। बस उसी ने मुझे लूट लिया। मतलब? मैंने अचंभित होकर पूछा तो उसने आगे बताना शुरू किया। मेरे दोनों बच्चों के समय मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था। तुझे तो पता ही है कि मुझे बच्चों का कितना शौक है। शादी के एक साल बाद ही मेरे बड़े बेटे की खुशखबरी हमें मिल गई। पहले बेटे के समय तो मायके वालों ने संभाल लिया था। दूसरे से मैं सोचा, क्यों मायके ससुराल के झंझटों में पड़ना देखभाल के लिए। अपनी देखभाल के लिए मैंने अपनी सहेली जूली को घर पर ही बुला लिया। पहले तो वो दिन में ही मेरे साथ रहती थी, फिर मैंने उसे रात को भी अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। मेरा बड़ा बेटा 2 साल का था और मुझे भी बेड रेस्ट के लिए बोला गया था। मैं ज़्यादा बेड पर लेटी रहती थी। वैसे तो मैंने काम वाली बाई लगा रखी थी, वे बर्तन झाड़ू पोछा करके चली जाती थी और मैं कपड़े भी उससे ही धुलवाने लगी थी। इसके लिए मैं उसको एक्स्ट्रा चार्ज देती थी। और मैंने एक कुक भी लगा रखा था। जूली के ऊपर घर के काम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने अकेलेपन के कारण और अपने बेटे के कारण उसे अपने पास ही रोक लिया था। कुक खाना बनाकर चली जाती थी तो जूली मेरे पति को खाना परोस देती थी। मुझे उस पर और अपने पति पर कभी शक भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी जूली के कैरेक्टर को अपने जैसे कैरेक्टर की ही तरह मानती थी। डिलीवरी के समय मुझे 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। तब भी जूली ही मेरे पास थी। वही मेरे बेटे को संभाल रही थी और घर पर भी वही आती जाती थी। जाने कब दोनों नजदीक आए और मेरे ही पति को मुझसे छीनकर मुझको बेगाना बना दिया। इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं था, पर मेरे सभी अपने होते हुए भी आज मैं उसकी जगह तना खड़ी हूँ। तुझे पता कैसे चला कि दोनों में कुछ गलत है? मैं हैरान होकर बोली, बस अभी कुछ महीने पहले मैं पार्लर से लौट रही थी। उसने नया फ्लैट लिया था तो मैंने सोचा उसके नए फ्लैट को देखती चलूं। उसके फ्लैट पर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई तो काफी देर के बाद उसने गेट खोला। मुझे देखकर वह हैरान रह गई। वह नाइटी में थी। मैं बेहिचक अंदर आ गई। मेरी नज़र उसके बेडरूम पर पड़ी। वहां नीलेश पहले से मौजूद था और बेड पर आराम से लेटा हुआ था, जबकि मुझे बताया था कि कुछ जरूरी काम से शहर के बाहर जा रहे हैं। मुझे देखकर मेरे पति को शौक लग गया। वे बेड से उछलकर खड़े हो गए। मैं हैरानी से कभी अपने पति को देख रही थी, कभी जूली को देख रही थी। अचानक से ही मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ चुकी थी। उन दोनों को ऐसे देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। जिस पति को मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, वही पति मेरे पीठ पीछे रंग रलिया मना रहा था। जिस सहेली पर मैंने इतना एतबार किया, उसने ही मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। तभी मुझे याद आया कि जूली जब से इधर शिफ्ट हुई थी, तभी से इनके भी ऐसे ट्रिप्स बन रहे थे। मेरा शक इस बात पर और पुख्ता हुआ और अब तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। गायत्री की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, फिर क्या हुआ? होता क्या? मैं गुस्से में पागल हो गई। मैंने अपने कदम वापस लिए और मैं उसके प्लेट से नीचे उतर आई। मेरी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। मेरा सिर फटने को हो रहा था। मैंने किसी तरह खुद पर काबू किया और मैं घर आ गई। घर आकर मैं बहुत रोई। एक पत्नी अपने पति को जब किसी और के साथ देख ले तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, ये तो बस वे पत्नी ही जान सकती है। जिसके साथ ऐसा हुआ हो, ये एक स्त्री के लिए मरने के समान है। मैं तो अपने बच्चों और घर में उलझी रही और मेरा पति मेरी सहेली के साथ अपना सुख ढूंढता रहा। मेरे पति ने अपने घर, बच्चों और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा वह कौन सा सुख है जो इतने लोगों को धोखा देने के बाद मिलता है? ये सुख नहीं, पाप है।
जो मेरे पति और मेरी सहेली ने किया था। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, रो धोकर उन्हें वापस ले आऊं जिससे सबको खुशी होती। दूसरा, तलाक देकर अपने बच्चों को उन प्रभाव से बचाऊं। या फिर तीसरा रास्ता, जिसमें तलाक न देकर दोनों की उलझनें बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। मुझे बड़ों ने पहला रास्ता सुझाया। सब यही चाहते थे कि मैं नीलेश को वापस ले आऊं, पर कौन से नीलेश को वापस लाऊं, वह जो मेरा अब रहा ही नहीं है। क्या सब कुछ भूलना इतना आसान है? औरत हर दुख दर्द तकलीफ सह लेती है, हर परेशानी का डट कर मुकाबला कर लेती है, परंतु अपने पति का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर पाती। और मुझे छोटों ने तीसरा रास्ता सुझाया ताकि वे दोनों कभी मिल न सके और मैं उनके किए की सजा देकर संतुष्ट हो जाऊं। पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें मैं उन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया सहेज सकूं। गायत्री आंसुओं से भरी आंखों के साथ ये सब कुछ मुझे बता रही थी। पर एक गलती तो कोई भी माफ करता है, अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने के पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? मैंने गायत्री के फैसले से अचंभित होकर पूछा। ये तो उन्हें सोचना था। ये गलती नहीं थी जो गलती से हो गई हो, बल्कि मेरी नजरों में छुपकर किया गया गुनाह था। गुनाहों की माफी नहीं सजा होती है, उनकी सजा ये है कि उन्हें अपने बच्चों के स्नेह से वंचित रहना होगा। एक पिता के लिए ये बहुत बड़ी सजा है। गायत्री ने अपने आप को शांत करते हुए कहा। ये किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसी की भी हो। अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वे ससम्मान मुझे अपना लेते? ऐसे इंसान की सोहबत में तो बच्चे गलतियां करेंगे, उनमें कैसे संस्कार भरूंगी मैं? तभी तो मैंने नीलेश की वापसी का रास्ता पहले बंद किया। वकील से मिलकर तलाक के कागजात ऑफिस के पते पर भिजवा दिया है। बच्चों की परवरिश के लिए उनसे आर्थिक सहायता मांगी है। मेरे लिए एक घर और कुछ बैंक बैलेंस काफी है, जो उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे जब हमारे बीच वो नहीं थी। अब भी मिलते हैं दोनों? मैंने उत्सुकतावश पूछा। पता नहीं, अब जो भी करें, अब मैं विमुख हूँ। मैंने तो दोहरा धोखा खाया। जब तक रंगे हाथों पकड़े नहीं गए, खुद से थोड़े ही कबूल किया था। नीलेश अभी भी कहते हैं कि हम तो मित्रता निभा रहे थे और जूली ने अपनी ओर झुका लिया। उसने झुकाया और आप झुक गए। छोटे से बच्चे थे क्या? एक बार भी अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं आया। और जूली क्या कहती है? कहती है नीलेश ने ही बहकाया उसे। किसी तरह से बचकर 5 साल निकाले, फिर पिछले 2 सालों से वह भी उसके प्यार में पड़ गई। जब नीलेश उसे बहका रहे थे तो उसने मेरे घर आना बंद क्यों नहीं किया? मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? नारी की मर्जी के बिना कोई पर पुरुष उसे छू भी नहीं सकता। उसे नया फ्लैट नीलेश ने ही खरीद कर दिया है ताकि वे दोनों आराम से मिल सकें। गायत्री ने गहरी सांस लेकर मुझे बताया। मायके वे ससुराल वालों को बताए? हाँ पता है, सब कहते हैं कि क्षमा कर दो उसे। शराब शबाब तो कमजोरी होती ही है, और इस व्यवसाय में अराफात पैसे होने से आदतें भी गलत हो जाती हैं। सब भूल कर तलाक का केस वापस ले लूं और इनके साथ रहूं। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सहसा उसके सीधेपन पर तरस आने लगा। उसने जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ वार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उससे ही छल पाया। यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी और धोखे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था, जिससे समझौता करना अपनी आत्मा को मारना था। मैं उसमें आए बदलावों को ध्यान से देख रही थी। एक भोली भाली लड़की इतनी बुद्धिमती हो गई थी। वक्त व हालात ने उसे समझदार बना दिया था। अपनी मस्ती में मस्त रहने वाली लड़की आज इतनी समझदारी भरी बातें कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मैंने उसको बचपन से देखा था। एक जिंदा दिल और हंसमुख लड़की, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी एक परिपक्व औरत लग रही थी। मैं उसके उदास चेहरे को देखकर बहुत उदास हो गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे लायक नहीं। मैंने उसे सांत्वना दी और ये कहकर मैं वापस आ गई। इस बात के महीनों गुजरने के बाद एक दिन अचानक उसका फोन आया। उसकी चुलबुली हंसी वापस सुनकर दिल को तसल्ली मिली। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अपना जीवन जीने की नई राह तलाश ली थी। केस सीधा था, तलाक मिल गया था। उसने नए सिरे से जीवन जीना शुरू किया। मेरी भोली भाली सखी को इस दोहरे धोखे ने इतना समझदार बना दिया था कि अब दुनियादारी की नकली चकाचौंध नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्थान में मशगूल हो गई थी। दोनों धोखेबाज साथियों का कुछ पता नहीं, रंगे हाथों पकड़े जाने पर
अपराध बहुत हुआ भी या नहीं? एक हो गए थे या एक दूसरे से दूर? मकान में पर्याप्त धनराशि, वे बच्चे गायत्री के हिस्से में आए। उसने बच्चों की परवरिश को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उसने अपना जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर दिया। वे अपने मायके वालों पर बोझ नहीं बनी। उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। वक्त के साथ उसका बिजनेस अच्छा चल निकला। साथ ही फुर्सत के क्षणों में महिलाओं से जुड़े एनजीओ के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। मुझे अपनी सहेली पर गर्व है। अब जबकि हम तीनों पात्रों के विषय में सोचे तो एक ही बात समझ में आती है, क्या इन्हीं कारणों से तो दुनिया सिमटती नहीं जा रही है? धोखे इंसान को तोड़ रहे हैं, तभी वे अपने आप को अपने ही दायरे में सीमित कर रहा है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खुद को सबसे दूर कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।